अन्य विषयों की भी कॉपियां वे लोग चेक करते हैं। तो 60 कम से कम बीएड कॉलेज के टीचर हमारे पास उपलब्ध हैं। नॉन बीएड कॉलेज में भी बहुत भारी संख्या में है हमारे पास शिक्षक, लेकिन फील्ड वर्क अब तक नहीं हुआ था, लेकिन अब हिंदी प्रकोष्ठ के माध्यम से शुरू हो चुका है। केएनयू काजी नजरुल यूनिवर्सिटी, वहां भी लगभग 15 से 16 हिंदी भाषी शिक्षक हैं। इसलिए अब हिंदी प्रकोष्ठ के माध्यम से जो पहल जारी है, विशेषकर पश्चिम बंगाल के हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे श्रद्धेय विवेक जी के नेतृत्व में, तो ऐसा एक उपाय दिख रहा है कि यदि केएनयू के शिक्षकों को हम एमबीयू के में काम में लगाएं, बीएड के शिक्षकों को यदि इस दिशा में काम में लगाएं, तो अब वह मंजिल दूर नहीं है। चूंकि फील्ड वर्क नहीं हो पाया था और अब हो चुका है, इसलिए जो विद्यार्थी असमंजस में है कि हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में लिखें, अवश्य ही इस दिशा में केंद्र में भी बात पहुंचाई जा चुकी है। और हम आशान्वित हैं कि जब हमारे पास इतनी भारी संख्या में शिक्षक हैं और अब नॉलेज में आ गए हैं, तो इस दिशा में भी जरूर कुछ पहल हो सकती है। एक संभावना दिख रही है जी। मगर में और काफी लोगों को दिया जा रहा है, आज ही दिया गया है। और अभी पिछले हफ्ते डीएम साहब के साथ गौतम दा और मुन्ना दा एक मीटिंग में थे। वो कमेटी उसी दिन, उस जनसभा के दिन ही हम लोग पहले से तैयार कर लेंगे। जनसभा के दिन ही हम लोग अनाउंस करेंगे। अभी आप लोगों के सामने मैं संजय जी को, जो हमारे जलपाईगुड़ी डिवीजन के अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें अपने शब्द से आप लोगों के, मैं हो चाहे मुन्ना जी हो, हम लोग तो यहाँ पर रोज आपस में एक दूसरे से आप सबसे बात करते ही रहते हैं। और मुन्ना जी ने कल का प्रोग्राम बताया था, आपको अभी बताया कि कल कितने प्रोग्राम हुए हैं। और कल श्री महावीर धाम से जो शुरुआत हुई कल के कार्यक्रम की, भाई मुन्ना प्रसाद जी के नेतृत्व में दही चूड़ा का जो अनमोल कार्यक्रम हुआ है, और जो बाद में हमें पता लगा जब हम लोग टूर में थे कि यह कार्यक्रम 4 से 5 बजे तक चला। और मंदिर कमेटी के जो सचिव महोदय भी यहाँ पर उपस्थित है, श्रद्धेय यादव जी, संजय जी, राजकिशोर भी हमारे हनुमान मंदिर के सचिव और सावित्री क्षेत्री दोनों। मैं राजकिशोर यादव जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आ जाइए। सावित्री क्षेत्री भाभी जी से भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर आ जाइए। आने वाले नेक्स्ट टाइम जब विवेक जी आएंगे तो एक कार्यक्रम भाई मुन्ना प्रसाद जी ने बताया आपको, बड़ा प्रोग्राम उस तरफ होगा। और एक कार्यक्रम हम लोग खालपाड़ा क्षेत्र में करेंगे, गांधी मैदान में, वहां बड़ी सभा करेंगे, बड़ी ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग करवाएंगे, बहुत से लोग पार्टी से जुड़ेंगे और एक गोष्ठी करेंगे और विभिन्न छोटे छोटे समूहों से श्री विवेक गुप्ता जी मुलाकात करेंगे ताकि सभी की जो बातें हैं वो जान सकें। नहीं, ये सिलीगुड़ी में हम लोग आए हैं। बस पश्चिम बंगाल हिंदी प्रकोष्ठ जो है, हमको सारे 24 ज़िले जो बंगाल है उसमें हम लोग जितने भी हिंदी भाषाभाषी जहाँ जा रहे हैं, हम लोग उनसे जा के मिल रहे हैं। हम लोग बता रहे हैं कि 10 सालों में ममता बनर्जी की सरकार ने क्या क्या किया है उनके लिए, और साथ में उनकी जो समस्या है वो भी समझ रहे हैं, ताकि बहुत सारी लोकल इश्यूज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी हमको जानकारी नहीं थी कोई भी कारण से, लोकल लीडरशिप ने या लोकल जो भी बीडीओ या जो भी अफसर लोग थे वो लोग ऊपर तक उस समस्या को नहीं पहुँचाए थे, तो उन समस्याओं से भी हमको जानकारी मिल रही है। बहुत सारी चीज़ों का हम लोग निवारण कर रहे हैं जानकारी के थ्रू। बहुत सारा हम लोग पश्चिम बंगाल यहाँ पे जो सेक्रेटेरिएट है उत्तर कन्या है, चाहे कलकत्ता में ले जाके उसका वहाँ पे सोल्यूशन करने का चेष्टा कर रहे हैं। सर, क्या क्या समस्या आज आपको दिखने को मिली यहाँ पर? जैसे यहाँ एक कॉलेज है, वहाँ पे हिंदी ऑनर्स पढ़ाया नहीं जाता है, तो वो चाह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स हैं, हिंदी ऑनर्स पढ़ाया जाए। तो ये अच्छा सुझाव है, इसको हम लोग टेकअप करने का चेष्टा कर रहे हैं। फिर एक सज्जन कह रहे थे कि भाई हिंदी भाषाभाषी एरिया में पट्टा नहीं मिल रहा है, तो हमने उनको समझाया है कि जब पश्चिम बंगाल सरकार काम करती है वो 11 करोड़ जनता के लिए काम करती है। जब 11 करोड़ जनता के लिए काम कर रही है तो उसमें भेदभाव नहीं होता है।
और जब भेदभाव नहीं होता तो हम पट्टा देने के समय ये नहीं कहते हैं कि ये पट्टा इनको दिया जाए, इनको मत दिया जाए। जो एक सीरियल में जो जैसे जैसे एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है, क्लियर हो रहा है, उनको पट्टा इशू हो रहा है। तो ये उनको समझ में आया कि हाँ, ये बात हिंदी भाषा भाषी की नहीं, ये गवर्नमेंट प्रोसेस का काम। सर भावी कार्यक्रम क्या क्या है? भावी कार्यक्रम अभी तो हम लोग सबसे पहले सबसे मिलना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, लोगों की समस्या को समझना चाह रहे हैं, और इसके बाद हम लोग चाहेंगे कि आगे ये संजय शर्मा जी हैं, मुन्ना भैया हैं, ये लोग सब हैं कि सांस्कृतिक रूप से लोगों के जो अच्छे पर्व होते हैं, जैसे कल ही मकर संक्रांति था, परसों लोहड़ी था, इन सब पर्व में हम लोग सब साथ में बनाए। कल हम लोगों ने कई जगह दही चूड़ा एक साथ खाया। तो समाज को जोड़ना है, समाज को इकट्ठा करना है, ताकि हम लोग लोगों के बीच में जाएं, लोगों से बातचीत करें, सिर्फ वोट मांगने के लिए नहीं, सिर्फ समस्या के लिए नहीं, मगर उनके जीवन का हिस्सा भी बने। सर, जहां आपने कहा था कि ममता बनर्जी कई विकल्प के साथ आई है इस बार, जहां पे शास्त्री कार्ड को लेकर कुछ ही एक दिन पहले एक व्यक्ति का मौत हुआ क्योंकि किसी भी नर्सिंग होम ने उस शास्त्री को कार्ड लेने से मना किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसको मैटर को दीदी ने बहुत सीरियसली लिया है, और आपने शायद पेपर में पढ़ा भी होगा, आपके भी शायद मीडिया में आया होगा। दीदी ने डायरेक्ट ऑर्डर जारी किया है कि जो भी अस्पताल स्वास्थ्य साथी कार्ड लेने से मना करेगा, उस अस्पताल या उस क्लिनिक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि इसके बाद जो लोगों के, खासकर जो हॉस्पिटल मालिक हैं या जो क्लिनिक के मालिक थे, उनके दिमाग में कोई डाउट था या कन्फ्यूजन था, वो दूर हो गया होगा। प्रॉफिट में और पब्लिक सर्विस में कोई ऑप्शन ही नहीं है, पब्लिक सर्विस को चुनना ही पड़ेगा। आप लोग हॉस्पिटल चलाते हैं, क्लिनिक चलाते हैं, स्वास्थ्य साथी कोई ऐसा नहीं है कि उस हॉस्पिटल को फ्री में काम करने के लिए बोल रहा है। स्वास्थ्य साथी में ये है कि उस हॉस्पिटल को एक पर्टिकुलर रेट में शायद काम करना पड़ेगा। वो रेट हो सकता है जो उसके महंगे रेट से थोड़ा कम रेट, इतना ही तो प्रॉब्लम है। मगर ऐसे भी हॉस्पिटल का लाइसेंस आपको जब स्वास्थ्य साथी नहीं भी था तो भी इसी शर्त पे दिया गया था कि आप कभी भी किसी भी पेशेंट को मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप मानवता का काम कर रहे हैं। आप उस इंसान के जीवन और मौत के बीच में, तो जीवन और मौत जब आता है तो वहाँ फ़ायदा नुकसान का बात नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य साथी कार्ड के लिए कोई हॉस्पिटल लिस्टेड है? नहीं, स्वास्थ्य साथी का उसके वेबसाइट पर है। वेलोर, एम्स, खाली बंगाल में नहीं, आप बंगाल के बाहर भी बहुत सारे जगह पे इलाज करा सकते हैं, और रोज़ उसमें और हॉस्पिटल्स को और लोग जोड़ा जा रहा है। हमारा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भाई आपको दूर जाके इलाज क्यों कराना पड़े। आपके जो आसपास के हॉस्पिटल हैं उनकी एक शिकायत रहती थी, खासकर जो छोटे एरिया है या जो थोड़े पिछड़े बैकवर्ड एरिया है, कि वहाँ पर ये हॉस्पिटल वायबल नहीं होते थे क्योंकि पेशेंट नहीं मिलता था। तो अब हमने उनको पेशेंट दिलवा दिया है। अगर पेशेंट चाहिए तो पेशेंट अब उनके पास आ जाएगा, और सबसे बढ़िया बात है उनको पेशेंट के पास पैसा है कि नहीं है उसकी चिंता करने की दरकार नहीं, क्योंकि पैसा सरकार दे रही है। तो हॉस्पिटल की भी प्रॉब्लम दूर हो गई, पेशेंट की भी प्रॉब्लम दूर हो गई, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट, आपको स्वास्थ्य साथी में ये समझना जरूरी कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते थे जो डॉक्टर की फीस देने से घबराते थे और उसलिए अपनी बीमारी को दबा जाते थे, अपनी खांसी को नॉर्मल खांसी बोल के उसका टेस्टिंग या इलाज नहीं करवाते थे। अब ये सुविधा आ गई है कि अब आप बेखौफ बिना डरे, छोटी मोटी खांसी भी है तो आप अपना जाके चेकअप करवा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। एक और प्रश्न है, अगर किसी को 5 लाख से कुछ ज़्यादा का अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर क्या होगा? देखिए, ये तो मैं इसका तुरंत जवाब आपको नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तक इस तरह का मामला नहीं आया है। मगर ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है, ये विराम नहीं है। 5 लाख रुपया सिर्फ नहीं दिया गया, 5 लाख रुपया परिवार के हर एक व्यक्ति को दिया गया है। तो हमको लगता है ये 5 लाख रुपया अभी के लिए, शुरुआत के लिए ठीक है। मगर अगर ऐसा केसेस आएंगे और अगर ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो अभी हो सकता है उस इंसान को अपना जुगाड़ करना पड़ेगा। बट आज के दिन आप उसको इस तरह देखिए कि आज के दिन पहला 5 लाख तो उसको जुगाड़ नहीं करना पड़ रहा है, कम से कम पहला 5 लाख का तो जुगाड़ हो गया। अगर आज ये स्वास्थ्य साथी नहीं होता तो 5 लाख में से शुरू का जो 1000 भी लगता वो भी जुगाड़ खुद करना पड़ता। और बाकी दीदी तो कहीं जा नहीं रही, दीदी कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। इस 5 को 50 का जो सफ़र है वो भी तय किया जाएगा। मतलब आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ती तो राज्य सरकार साथ में है? बिल्कुल, हमेशा, नो डाउट। सर, जैसे आम्फान के टाइम में ममता बनर्जी ने कहा था कि किसी भी तरह से केंद्र के फंड की तरह मतलब फंड नहीं आ रहा है, और उसके बाद अचानक से ये स्वास्थ्य कार्ड, मतलब यानी, हाँ, मुझे लगता है आप एक बार थोड़ा शांति से पानी वानी पी ले, क्योंकि आप साइक्लोन और हेल्थ
दोनों अलग अलग इश्यूज को मिक्स कर रहे हैं। बाद में पूछ लीजिएगा, मैं 1 to 1 मिल लूँगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है अगले जी। कुछ सालों में हिंदी को किस तरह से आप देखते हैं? हिंदी के विकास को लेकर कितना कुछ काम किया जाना है? 130 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश है, जिसमें करीब करीब 85 से 90 करोड़ लोग या ज़्यादा भी या कम भी करीब करीब हिंदी में बात करते हैं। पश्चिम बंगाल का भी गर्व है कि 1.25 करोड़ हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, बहुत बड़ा, 10% से ज़्यादा लोग हैं। और मुझे लग रहा है कि गूगल, फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया जायंट्स हैं या जो भी बात कर रहे हैं, ये सब अब ये बोल रहे हैं कि इंग्लिश में इंटरनेट को ऑलरेडी 20 साल हो गया है। जो अगला लेवल का ग्रोथ आएगा वो रीजनल लैंग्वेजेस में आएगा, चाहे इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, बांग्ला में हो, मराठी में। ज़्यादातर खास बात है कि हिंदी क्योंकि हिंदी बोलने वाले ज़्यादा है तो इंग्लिश में ज़्यादा ग्रोथ आएगा। बांग्ला वाले अगर 11 करोड़ हैं तो 11 करोड़ का ही ग्रोथ आएगा। तो मुझे लगता है हिंदी में बेहिसाब काम होगा, हिंदी संस्कृति पे, हिंदी साहित्य पे, हिंदी भाषा पर और इस पे जो हिंदी से लोग जुड़े हुए हैं उस पर, और ख़ासकर हम लोग अपनी मातृभाषा में बात करने में कंफर्टेबल हैं। अभी हो सकता है हम लोगों के पर कोई कारण से दबाव था स्कूल में, कॉलेज में कि भाई हमको इस भाषा में बात करना है क्योंकि हमको इसमें एग्ज़ाम देना है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में टीचर बोल देता था कि घर में भी इसी में बात करो। तो मुझे लगता है कि मातृभाषा वो उसका कोई भी टीचर, या मैं सब टीचरों की कदर करता हूँ, बट घर में हम अपनी संस्कृति सिखाते हैं, स्कूल में आप अपना एजुकेशन सिखाइए। तो मुझे लगता है हिंदी में आने वाले समय में बहुत काम होने वाला है, हिंदी भाषा खुद में और हिंदी के प्रयोग में बहुत काम होने वाला है। कल कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे पास 41 विधायकों की लिस्ट है, अगर ये भाजपा में चले आते हैं तो सरकार गिर जाएगी। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? तो लिस्ट है तो लिस्ट पर एक्शन ले ले, कोई रोक थोड़ी ना रहा उनको। अगर लिस्ट है तो लिस्ट पर एक्शन ले ले, कोई रोक ले। और अब तो चुनाव ही हो रहे कुछ महीने में, सरकार गिराने का अभी वो तो खुद ही गिर के चले जाएंगे वापस। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, आपने शायद ध्यान से नहीं सुना, कि जो लोग चुनाव के टाइम पे टूरिस्ट की तरह आते हैं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, उनका नतीजा क्या होगा वो खुद जाने। हम तो चुनाव से डर नहीं रहे हैं। और मैं आपकी बात को एक मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज लग रहा है आप लोगों का रिसर्च थोड़ा सा कम है। 17 दिसंबर 2020 सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ने एक मामला दायर किया हुआ था 2-3 महीने पहले कि पश्चिम बंगाल सरकार जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं चाहती है, पश्चिम बंगाल सरकार टीएमसी की साजिश है, फलाना 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 करके। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में डेट था, हम लोगों को डेडलाइन दी गई थी कि 17 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि कब तक ये चुनाव होंगे। हम लोगों ने जाके तारीख दे दी थी, अपनी मजबूरी बताते हुए कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कोविड है और बाकी प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, जिनके कारण हम चुनाव एक साथ कराने में अक्षम नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन और दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन दोनों ने कहा कि एक साथ चुनाव नहीं हो सकते। मज़े की बात यह है, जो आप जिस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, 17 दिसंबर को उनका वकील अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इतनी बड़ी पार्टी जिनके पास आपके हिसाब से 40 विधायकों की लिस्ट है, सरकार गिराने में सक्षम है, उनके पास एक वकील नहीं रहता सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करने के लिए उसी मुद्दे पर जो उन्होंने खड़ा किया है। अचानक उनको चुनाव की हड़बड़ी नहीं है, जो चुनाव वो करवाना चाह रहे थे, ये तो विधानसभा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो ऑलरेडी डिसॉल्व, उनका तो चुनाव होना है, खाली एडमिनिस्ट्रेटर लोग टेम्पररी चला रहे जब तक कि चुनाव नहीं होते। तो वो तो बीजेपी वहाँ क्या हो गया, वहाँ उनकी सारे काउंसिलर हमारे पास आ रहे होंगे शायद। सर कुछ क्षण पहले आपने कहा कि लगभग 11 देशों में हिंदी ऑफिशियली लैंग्वेज के रूप में काम किया जाता है। 25 लेकिन कहीं ना कहीं भारत में क्या आप देखते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है या नहीं है? इसके कोई मायने ही नहीं रह गए हैं, सभी अंग्रेजी में ही काम करते हैं। ऐसा है, हमारे संविधान में हिंदी एक राजभाषा के रूप में रिकग्नाइज्ड है, राजभाषा एक्ट पास किया हुआ है और उसके तहत काम कर रही है। आपकी बात ऐसी है, मैं खाली आपके आंकड़े को ठीक कर देता हूँ। 7% भारतीय, मतलब लेस देन 10 करोड़ इंग्लिश को यूज़ करते हैं या इंग्लिश में काम करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं। 80 करोड़ से ज़्यादा भारतीय हिंदी में बात करते, काम करते, यूज़ करते हैं। द प्रोपोर्शन जो इंग्लिश मीडियम स्कूल का विज़ हिंदी मीडियम स्कूल है वो मतलब फ्रैक्शन में आया। मगर ये जो केंद्र सरकार से एक शिकायत ज़रूर है। 2015 में उन्होंने अपना GFR लॉन्च किया था। GFR होता है जनरल फाइनेंशियल रूल, जिसके तहत केंद्र सरकार अपने सारे कामकाज करते हैं, जितने भी बॉडीज, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन हैं। उसमें हिंदी जो मैंडेटरी हुआ करती थी उसको उन्होंने हटा दिया और तब से केंद्र सरकार का तरफ से जो हिंदी को सपोर्ट मिलता था वो काफ़ी कम हो गया है और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था राजभाषा का वो भी काफ़ी
कमज़ोर हो गया है। मैं उस कमेटी का हिस्सा था, मैंने बहुत प्रतिवाद किया था, मगर जो केंद्र सरकार में जो लोग हैं उनको शायद हिंदी से उतना प्रेम नहीं है जितना हम लोगों को है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के जो तृणमूल के अध्यक्ष भी हम कह सकते हैं कि अभी हिंदी प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं मुन्ना प्रसाद जी, वो जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम के बारे में। आज हमारे हिंदी प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष श्री विवेक गुप्ता जी कल से ही आए हुए हैं। नॉर्थ बंगाल का पूरा दौरा हो रहा है। हमारी पूरी टीम हिंदी प्रकोष्ठ की एक साथ कर रही है। इसी में आज एक सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम था जिसमें हिंदी भाषी को लेकर कुछ जो समस्या है वो सुना गया। पट्टा का समस्या हो या ओबीसी का समस्या हो, कास्ट समस्या हो, और कहीं कहीं पे स्कूल की भी कुछ समस्या थी, उसे हम लोगों ने नोट किया है। आगे बढ़ाने का काम करेंगे, दीदी तक पहुंचाने का काम हो। और आने वाले कार्यक्रम क्या क्या है आपसे? हम लोग का ये जो हिंदी प्रकोष्ठ है पहले से ही था। दार्जिलिंग जिला का प्रेसिडेंट हुआ मेरा 15 दिन हुआ होगा। अभी हम लोग दार्जिलिंग जिला कमेटी करेंगे, उसके बाद वार्ड वाइज कमेटी होगा, ब्लॉक वाइज कमेटी होगा। आगामी कार्यक्रम चलते रहेगा। हिंदी भाषी लोगों तक घर घर तक पहुंचने का काम होगा। विभिन्न मुद्दों को लेकर के आज सिलीगुड़ी के चंपासार स्थित एक निजी होटल में यहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा था। हिंदी प्रकोष्ठ के जो राज्य के तृणमूल के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है विवेक गुप्ता जी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ हमने बातचीत की कि दार्जिलिंग जिले के जो हिंदी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए हैं मुन्ना प्रसाद जी, वो जुड़े हैं। जलपाईगुड़ी के जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हिंदी प्रकोष्ठ के संजय शर्मा जी, वो मौजूद है। सभी ने मिल करके आम जनता की यहाँ की जो समस्या है, चाहे वो विद्यालय, स्कूल, कॉलेज की हो, चाहे पट्टा की हो, या फिर कुछ अन्य मुद्दों पर भी आज विशेष तौर पर बातचीत हुई। और ये विशेष कवरेज जो है वो हमने आपको दिखाई। सिलीगुड़ी से दीपजल के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412।